प्राइम के प्रायोजक हैं LIC, हर पल आपके साथ। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डीडी न्यूज पर इस प्राइम टाइम शो मिड डे प्राइम में। मैं हूं जया सिन्हा और अगले एक घंटे में हम बात करेंगे देश भर की बड़ी खबरों की। बताएंगे दुनिया भर में कौन कौन सी खबरों पर है सबकी नजर, क्या चल रहा है खेल और अर्थ जगत में। आइए शुरुआत करते हैं सबसे पहले इस वक्त की बड़ी खबरें यानी कि हेडलाइंस के साथ। आज 2 देशों की यात्रा पर रवाना होंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जापान में द्विपक्षीय वार्षिक शिखर सम्मेलन और चीन में SCO समिट में होंगे शामिल। बिहार में नेपाल के रास्ते घुसे जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकवादी। पुलिस ने जारी की तस्वीरें, तीनों आतंकी पाकिस्तान के निवासी। छत्तीसगढ़ के गढ़चिरौली में सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 3 महिला और 1 पुरुष सहित 4 नक्सली ढेर। मौके से कई खतरनाक हथियार बरामद। जम्मू कश्मीर में फंसे पर्यटकों के लिए रेलवे ने विशेष ट्रेन चलाने का लिया निर्णय। वहीं हिमाचल प्रदेश और पंजाब में बाढ़ और बारिश से हालात खराब। विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना जनधन के 11 वर्ष पूरे। अब तक 56 करोड़ से अधिक लोगों के खोले गए बैंक खाते, 56% महिला लाभार्थी। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जापान यात्रा की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज रात 2 देश यानी कि जापान और चीन की विदेश यात्रा के लिए रवाना होंगे। अपनी यात्रा के पहले चरण में पीएम मोदी जापान में 2 दिवसीय दौरे पर रहेंगे। इस दौरान वे जापान के प्रधानमंत्री शिगेरू इशिबा के साथ 15वीं वार्षिक भारत जापान शिखर बैठक में भाग लेंगे। देखिए टोक्यो में मौजूद हमारे संवाददाता अजय मिश्र की ये रिपोर्ट। दुनिया के 2 सबसे पुराने और मजबूत लोकतंत्र भारत और जापान के बीच कारोबारी संबंधों की बुनियाद अब नए दौर में नए विस्तार के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री मोदी अपनी 8वीं जापान यात्रा के दौरान भारत और जापान के उद्योगपतियों के साथ एक बिजनेस लीडर्स के मंच को साझा करेंगे। इस मंच का उद्देश्य है दोनों देशों के बीच व्यापार, निवेश और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में सहयोग को बढ़ाना। भारत में विकास की अपार संभावनाओं को देखते हुए जापान के निवेशकों का रुझान अब चीन और आसियान देशों से हटकर भारत की ओर बढ़ रहा है। The business sentiment toward India is historically high at this moment. Over 80% of Japanese companies in India is now considering to expand their investment and business in next 1-2 years. So this visit will create more kind of confidence of this bilateral business relationship. जेट्रो के ताजा सर्वे में 80% जापानी कंपनियों ने अगले 2 सालों में भारत में कारोबार बढ़ाने में दिलचस्पी दिखाई है। जापान ने 2000 और 2024 के बीच भारत में करीब $44 बिलियन का इन्वेस्टमेंट किया है, जो भारत की कुल FDI का 6% है। भारत और जापान के बीच 2023-24 में कुल कारोबार करीब $23 अरब रहा। इसमें भारत का जापान में $5 अरब का एक्सपोर्ट रहा और करीब $18 अरब का इंपोर्ट। भारत में निवेश की तैयारी कर रही जापान की कंपनियों में भी भारतीय टैलेंट को लेकर भरोसा बढ़ रहा है और वे भी भारत के स्टार्टअप इकोसिस्टम का हिस्सा बनना चाहती हैं। Japan has invested in India infrastructure, technology and manufacturing. At the same time, India offers a young workforce and a large market which supports Japan's economy. Together, our cooperation brings stability and prosperity, not only to our nations, but also to the wider Indo-Pacific region. India
offers massive market, top IT talent, and entrepreneurial energy. At Beyond the Next Ventures, our mission is to bridge these strengths, linking capital, talent, and technology to help startups tackle global challenges in healthcare, sustainability, and deep tech. I believe the Japan-India partnership is necessity. Prime Minister Modi's visit will encourage more Japanese firms to collaborate with India. उम्मीद जताई जा रही है कि प्रधानमंत्री मोदी के इस बार के जापान दौरे में दोनों देशों के बीच समग्र आर्थिक सहयोग समझौते की समीक्षा भी की जा सकती है। इस वक्त भारत में 1400 से ज्यादा जापानी कंपनियां 8 से ज्यादा राज्यों में कारोबार कर रही हैं। दिल्ली, अहमदाबाद, बेंगलुरु और चेन्नई मेट्रो में जापान की भागीदारी और अहमदाबाद मुंबई हाई स्पीड रेल कॉरिडोर दोनों देशों के बीच बुनियादी ढांचे में सहयोग का सशक्त उदाहरण है। भारत और जापान दो ऐसे देश जिन्होंने समय की कसौटी पर लगातार अपनी दोस्ती को मजबूत किया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये जापान दौरा दोनों देशों के बीच कारोबारी और कूटनीतिक संबंधों को तो नई दिशा देने ही वाला है। पूरी दुनिया की निगाहें इस बात पर भी होंगी कि इंडो पैसिफिक क्षेत्र में शांति और स्थिरता के लिए दोनों ही देश कौन से बड़े निर्णय लेते हैं। कैमरामैन अनिल के साथ अजय मिश्र, डीडी न्यूज़, टोक्यो। और जापान में रहने वाले भारतीय समुदाय का मानना है कि 2014 के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जापान दौरे से दोनों देशों के बीच संबंध और प्रगाढ़ हुए हैं और भारतीयों को लेकर के जापान का नजरिया बेहतर हुआ है। भारतीय समुदाय पीएम मोदी का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मोदी जी की वजह से जो इन जनरल इंडिया को पहचान मिली है, सिर्फ जापान में ही नहीं, सारे देश में, ऑल ओवर द वर्ल्ड में, वो बिल्कुल मोदी जी की वजह से ही हुई है यहाँ पर। तो मुझे ऐसा लगता है कि इंडिया में और ज़्यादा जापानीज़ लैंग्वेज को लेकर अगर ट्रेनिंग की जाए तो यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज़ और ज़्यादा होगी। प्राइम मिनिस्टर मोदी जी आने का सारे इंडियन डायस्पोरा उत्साहित है और यहाँ उम्मीद है। सबसे पहले सबसे अहम एजेंडा क्या है उसको प्रधानमंत्री मोदी और जापान के तत्कालीन प्रधानमंत्री शिंजो आबे ने दोनों देशों के रिश्तों को एक तरह से फिर से परिभाषित किया था। उसके बाद कई सारे क्षेत्रों में दोनों ही देशों के बीच में एमओयूज हुए। ऐसा माना जा रहा है कि उनकी समीक्षा की जा सकती है और कुछ नए सेक्टर्स जिसमें कि सेमीकंडक्टर माना जा रहा है कि एक बहुत बड़ा सेक्टर है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के क्षेत्र में, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में ये कुछ बड़े समझौते हो सकते हैं, उनकी समीक्षा हो सकती है। साथ ही साथ बुनियादी ढांचे में जो निवेश है भारत में जो जापान का, उसको कई गुना आगे बढ़ाने की जो तैयारी है वो भी इस वक्त जापान में चल रही है। तो आप कह सकते हैं कि इस प्रमुख जो प्रमुख एजेंडा है इस प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस दौरे का, वो स्पष्ट तौर पर आने वाले दिनों में दोनों ही देशों के बीच जो संबंध है उनको नई ऊंचाइयां देगा। और माना यह जा रहा है कि दोनों ही देश इंडो पैसिफिक जैसे संवेदनशील मुद्दे पर भी राय साझा कर सकते हैं और सहमति पत्र में कुछ बड़े ऐलान भी देखने को मिल सकते हैं। बिल्कुल अजय, यहाँ पर व्यापार एक बेहद अहम मुद्दा है। जिस तरह से अभी हमने अहमदाबाद में भी देखा, आज जिस तरह से भारत के विभिन्न देशों में जापानी कंपनियां काम कर रही हैं, हमने जापानी एंटरप्रेन्योर्स, जापानी कारोबारियों की को भी सुना और उनके पीछे एक भारतीयता की झलक साफ तौर पर नजर आ रही थी। किस तरह से देखते हैं भारत को लेकर जो एक बदलता एक सेंटिमेंट है कि किस तरह से व्यापार के क्षेत्र में हम और भी बढ़ोतरी देख सकते हैं, नए क्षेत्रों को टैप कर सकते हैं, उस लिहाज से कितना महत्वपूर्ण होगा? देखिए जया, जैसे जैसे दुनिया में संरक्षणवाद बढ़ रहा है, लोग अपने इकोनॉमीज़ को प्रोटेक्ट करने के लिए अलग अलग हथकंडे अपना रहे हैं। ऐसे में एशिया की दो महाशक्तियों का इकोनॉमिकली क्लोजर आना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट इस लिहाज से है क्योंकि जापान और भारत दुनिया की टॉप 5 इकोनॉमीज़ में शामिल हैं और जिस तरह से आपने कहा कि ये जो आर्थिक संबंध है वो लगातार और भी मजबूत होना है। जापान को एक बहुत बड़ा बाजार चाहिए क्योंकि जापान की अर्थव्यवस्था में जो कुछ दिक्कतें हैं उसको भारत कॉम्प्लीमेंट करता है। मिसाल के तौर पर यहाँ की जो डेमोग्राफी है, यहाँ की औसत जो आयु है वो 48 वर्ष है, जबकि भारत में औसत आयु 28 वर्ष है। तो ये जो कॉम्प्लीमेंटेरिटीज़ है उसी वजह से ऐसा जापानी कंपनियों को लगता है कि भारत की जो युवा टैलेंट है वो उनकी इकॉनमी में कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। दूसरी तरफ भारत को लगता है कि जापान एक भरोसेमंद साथी है जिससे आप तकनीक ले सकते हैं, क्योंकि कई दशकों से हमने लगातार देखा है कि चाहे कोई भी नया सेक्टर जो खुला हो उसमें जापान ने एक मजबूत सहयोगी की तरह भारत का साथ दिया है।
तो भारत को तकनीक चाहिए, भारत को निवेश चाहिए जो कि जापान से मिलेगा, जापान को टैलेंट चाहिए, युवा टैलेंट चाहिए और बाजार चाहिए। तो भारत ने जिस तरह से मेक इन इंडिया पर फोकस किया है, जापान की कंपनियां कोशिश कर रही हैं कि मेक इन इंडिया में वो मदद करें भारत की और वहां से एक्सपोर्ट करें। जैसा कि आपने प्रधानमंत्री का जिक्र किया कि अब जापान खुद गुजरात में गाड़ियां बना रहा है और वापस वो जापान को एक्सपोर्ट हो रही हैं। तो ये एक अपने आप में सफलता की कहानी है जो जापानीज जो कंपनीज हैं वो ये देख रही हैं कि भारत में जो संभावनाएं हैं उनका फायदा उठाया जाए और कैसे उनकी अपनी लोकल अर्थव्यवस्था को सपोर्ट करने के लिए भारत और जापान का नजदीक आना कितना इंपॉर्टेंट है। बिल्कुल अजय, 2022 में 5 ट्रिलियन जी बिल्कुल, व्यापार की बात तो बेहद अहम है, लेकिन जब दो शीर्ष नेतृत्व मिलेंगे भारत और जापान के, तो जाहिर है कि वैश्विक स्थिति को लेकर भी चर्चा होगी। क्वाड के दोनों अहम हिस्सा हैं दोनों देश, उस लिहाज से क्या कुछ उम्मीद कर सकते हैं? मुझे लगता है कि इंडो पैसिफिक में शांति और सुरक्षा सबसे बड़ा मुद्दा है। दोनों ही देश इस बात को गंभीरता से स्वीकार करते हैं और तत्कालीन जापान के जो प्रधानमंत्री शिंजो आबे जो हमारे बीच नहीं रहे, उन्होंने इंडो पैसिफिक शब्द इजाद की थी और भारत की संसद में जब उन्होंने संबोधन दिया था तो इस शब्द का पहली बार प्रयोग किया गया था। इंडो पैसिफिक पूरे क्षेत्र के लिए, एशिया प्रशांत क्षेत्र के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है और यहाँ पर सुरक्षा और उसका स्थायी समाधान देने के लिए इन दोनों ही शक्तियों का एक मंच पर आना, एक साझा समाधान निकालना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये एक मुद्दा काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। दूसरी तरफ जिस तरह से आप देख रहे हैं कि संरक्षणवाद लगातार बढ़ रहा है, जो अमेरिका द्वारा लगातार यूनिलैटरली टैरिफ लगाया जा रहा है अलग अलग देशों पे, उससे इस उत्पन्न जो स्थितियां हैं उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है, ऐसा माना जा सकता है। तो वैश्विक मुद्दे ज़रूर यहाँ पर रहेंगे और भारत और जापान आपसी जो सामरिक मुद्दे हैं उनको और भी बेहतर बनाने के लिए, रक्षा के क्षेत्र में और सहयोग बढ़ाने के लिए, क्लीन एनर्जी के क्षेत्र में सहयोग बढ़ाने के लिए, जो शांतिप्रिय न्यूक्लियर एनर्जी का इस्तेमाल है उसमें सहयोग बढ़ाने के लिए बातचीत कर सकते हैं। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और आपने बिल्कुल सही कहा कि जो वैश्विक मुद्दे हैं उस पर भी इन दोनों महाशक्तियों की राय दुनिया के लिए भी बहुत मायने रखती है। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया अजय, फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। हम आगे भी आपसे बात करते रहेंगे। तो भारत इस वक्त मेक इन इंडिया एंड मेक फॉर द वर्ल्ड के नारे के साथ आगे बढ़ रहा है और इस लिहाज से प्रधानमंत्री की जापान यात्रा बेहद महत्वपूर्ण है। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन मिड डे प्राइम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। सुनो, एक अच्छी इंश्योरेंस पॉलिसी एआई से पूछते हैं। एक ऐसी पॉलिसी जिसमें प्रीमियम पेमेंट हो लिमिटेड पर इनकम आती रहे लाइफ टाइम। LIC का जीवन उत्सव। एक ऐसी पॉलिसी जो दे होल लाइफ इंश्योरेंस कवर भी। LIC का जीवन उत्सव। वाओ, चलो तो LIC की जीवन उत्सव पॉलिसी ही लेते हैं। मैं भी तुमसे यही कह रही थी, LIC का जीवन उत्सव। लाइफ टाइम सेलिब्रेशन मनाइए LIC के जीवन उत्सव के साथ, फ्यूचर सेट है। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। ब्रेक के बाद स्वागत है, आप देख रहे हैं मिड डे प्राइम। खबर महाराष्ट्र से, जिसके नक्सल प्रभावित जिले गढ़चिरौली में बुधवार को सुरक्षा बलों के साथ मुठभेड़ में 4 नक्सली मारे गए, जिनमें 3 महिला नक्सली शामिल हैं। पुलिस ने बताया कि ये इनकाउंटर गढ़चिरौली और छत्तीसगढ़ के नारायणपुर जिले की सीमा के पास हुआ। गढ़चिरौली पुलिस की एंटी नक्सल कमांडो फोर्स C60 की यूनिट और CRPF की क्विक एक्शन टीम ने इस इनकाउंटर को अंजाम दिया। दोनों ओर से लगभग 8 घंटे तक रुक रुक कर मुठभेड़ चलती रही। इसके बाद 3 महिला और 1 पुरुष नक्सली के शव बरामद किए गए। मौके से एक SLR राइफल, 2 इंसास राइफल और एक .303 राइफल बरामद की गई। अधिकारियों ने बताया कि क्षेत्र में बाकी नक्सलियों की तलाश के लिए सर्च ऑपरेशन जारी है। बिहार पुलिस मुख्यालय ने आतंकवादियों से संबंधित एक बड़ा अलर्ट जारी किया है। पुलिस के अनुसार पाकिस्तानी आतंकी संगठन जैश-ए-मोहम्मद के 3 आतंकी नेपाल के रास्ते बिहार में घुसे हैं। पुलिस ने तीनों आतंकियों के नाम और तस्वीरें सार्वजनिक कर दी हैं। इन आतंकवादियों में हसनैन अली रावलपिंडी, आदिल हुसैन उमरकोट और मोहम्मद उस्मान बहावलपुर का रहने वाला है।
इनके पासपोर्ट से जुड़ी जानकारी भी साझा की गई है। बताया जा रहा है कि ये आतंकी अगस्त के दूसरे हफ्ते में काठमांडू पहुंचे और तीसरे हफ्ते में नेपाल बॉर्डर से बिहार में दाखिल हुए हैं। पुलिस को आशंका है कि ये आतंकवादी किसी बड़ी घटना को अंजाम देने की फिराक में हैं। उत्तरी कश्मीर के गुरेज सेक्टर में सुरक्षा बलों ने घुसपैठ की कोशिश को नाकाम करते हुए 2 आतंकवादियों को मार गिराया है। नौशहरा नरद के पास नियंत्रण रेखा पर सेना ने इन घुसपैठियों को ढेर कर दिया। इलाके में तलाशी अभियान जारी है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस की फॉरेनर सेल ने राजधानी में अवैध रूप से रह रहे 2 बांग्लादेशी नागरिकों को गिरफ्तार किया है। महिंद्रा पार्क इलाके से पकड़े गए ये दोनों ट्रांसजेंडर हैं और अपनी पहचान छिपा कर रह रहे थे। पुलिस के अनुसार ये दिन में भीख मांगते और रात में आपत्तिजनक गतिविधियों में शामिल पाए गए। खुफिया जानकारी पर हुई इस कार्रवाई में इनके पास से बांग्लादेशी पहचान पत्र और प्रतिबंधित IMO ऐप वाले स्मार्टफोन भी बरामद हुए हैं। पूछताछ में आरोप स्वीकार करने के बाद अब दोनों के निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। दिल्ली पुलिस ने साफ किया है कि अवैध प्रवासियों के खिलाफ यह अभियान आगे भी जारी रहेगा। तो दिल्ली से 2 अवैध बांग्लादेशी गिरफ्तार और महेंद्र पार्क इलाके में ये पुलिस का ऑपरेशन हुआ है। फोन से भी प्रतिबंधित IMO ऐप मिली है और अब इन दोनों बांग्लादेशियों की निर्वासन की कानूनी प्रक्रिया की शुरुआत हो गई है। तो यहाँ पर दिल्ली पुलिस का घुसपैठियों के खिलाफ ये बड़ा एक्शन यहाँ पर आगे बढ़ते हुए। और आइए अब बात करते हैं बारिश की कहर की। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश का प्रकोप जारी है, जिससे नदी नाले उफान पर हैं और लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुल्लू जिले में ब्यास नदी के उफान पर होने से चंडीगढ़ मनाली राजमार्ग का एक हिस्सा बह गया है। तो मौसम विभाग ने आज हमीरपुर, ऊना, सिरमौर और शिमला के कुछ इलाकों में भारी बारिश होने का अंदेशा जताया है, जबकि अन्य जिलों में मौसम सामान्य रहने की उम्मीद है। कांगड़ा जिले में ब्यास नदी पर बने पोंग बांध में जलस्तर खतरे के निशान से ज्यादा ऊपर चला गया है, जिसके बाज बांध से 1,10,000 क्यूसेक पानी छोड़ने का फैसला लिया गया। इस फैसले का असर 17 पंचायतों के 80 गांवों पर पड़ सकता है, जिन्हें खाली कराने का आदेश दिया जा चुका है। कुल्लू, मनाली और चंबा जिलों के अधिकांश हिस्सों में भूस्खलन की घटनाएं कुदरत के कहर की गवाही दे रही हैं। कई क्षेत्रों में मोबाइल नेटवर्क सेवा पूरी तरह से ठीक नहीं हो पाई है और बिजली पानी की आपूर्ति ठप है। तो यहाँ पर हिमाचल में बारिश का कहर जारी। हिमाचल प्रदेश के कांगड़ा में भारी बारिश और बाढ़ जैसे हालात के बीच राहत भरी खबर सामने आई है। बीती रात ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से इंदौरा स्थित निजी यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सूचना मिलने पर NDRF की टीम ने मौके पर पहुंची और 427 लोगों को सुरक्षित बाहर निकाला गया। दरअसल अचानक ब्यास नदी का जलस्तर बढ़ने से यूनिवर्सिटी का परिसर डूब गया। सैकड़ों छात्र छात्राएं और स्टाफ फंस गए। स्थिति की गंभीरता को देखते हुए यूनिवर्सिटी प्रशासन ने NDRF से मदद मांगी। सूचना मिलते ही NDRF की टीम तुरंत मौके पर पहुंची और कठिन हालात के बीच छात्रों और स्टाफ को सुरक्षित निकाला गया। देर रात तक ये रेस्क्यू ऑपरेशन चला। आज भी बचाव अभियान जारी है। वहीं NDRF ने मंड और सनोवर क्षेत्रों में फंसे हुए 26 और लोगों को रेस्क्यू किया है। तो हिमाचल में हालात चिंताजनक बने हुए हैं। बात करें पंजाब की, तो पंजाब में सतलुज, ब्यास और रावी जैसी नदियां उफान पर हैं, जिससे कई जिलों में भारी बाढ़ आ गई है। पठानकोट, गुरदासपुर, फाजिलिका, होशियारपुर, कपूरथला, फिरोजपुर, तारन के कई गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। मुख्यमंत्री भगवंत मान आज फिरोजपुर में बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा करेंगे। रावी नदी में जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है और पठानकोट में माधोपुर हेडवर्क्स के 3 फ्लड गेट टूट गए हैं। भारतीय वायुसेना और NDRF का बचाव अभियान यहां पर जारी है। पठानकोट में सेना ने बाढ़ में फंसे 46 लोगों को निकाला और 750 किलो से अधिक राहत सामग्री पहुंचाई। डेरा बाबा नानक में एक अहम ऑपरेशन में वायुसेना ने बाढ़ प्रभावित क्षेत्र से 38 सैन्य कर्मियों और BSF के 10 जवानों को सुरक्षित रूप से बाहर निकाल लिया। राज्य में स्थिति को देखते हुए
वायुसेना का राहत और बचाव अभियान जारी है। वहीं एनडीआरएफ ने गुरदासपुर के नवोदय विद्यालय में फंसे 200 बच्चों को सुरक्षित निकाल लिया है। इस मामले में शिक्षा विभाग ने नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को नोटिस भेजकर बच्चों की जिंदगी खतरे में डालने को लेकर जवाब मांगा। इस बीच गुरदासपुर में केरला इंटरनेशनल स्कूल में 30 से 40 मजदूरों के फंसे होने की खबर अभी बताई जा रही है। तो यहाँ पर भारी बारिश से जनजीवन बेहद प्रभावित हुआ है। शिमला से प्रियंका गौतम और जालंधर से गुरमीत इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए सबसे पहले रुक करते हैं शिमला का, जहां मौजूद हैं प्रियंका, सबसे पहले इस वक्त क्या कुछ स्थिति है? कौन से ऐसे इलाके हैं जिस पर सबसे ज्यादा बारिश का कहर और बाढ़ का कहर नजर आ रहा है? जी हाँ, बिल्कुल। बाढ़ का जो कहर है वो सबसे ज्यादा इस समय कांगड़ा, कुल्लू और मंडी चंबा में सबसे ज्यादा नजर आया। हालांकि पिछले कल से मानसून धीमा पड़ा है प्रदेश में। आज तो काफी क्षेत्रों में धूप खिली हुई है। मेरे पीछे भी आप देख सकते हैं कि राजधानी में भी धूप खिली हुई है, लेकिन दुश्वारियां जो है वो कम होती नजर नहीं आ रही है। लोग जो है काफी मुश्किल में है, क्योंकि सड़कें जो है पूरी तरह से ध्वस्त हुई है। 2 नेशनल हाईवे अभी भी प्रभावित है और इसके अलावा जो सड़कों की स्थिति है, 530 के करीब सड़कें जो है वो अभी भी बाधित है और पेयजल योजनाएं भी करीब 503 के आसपास पेयजल योजनाएं ठप है। 1100 से ज्यादा ट्रांसफार्मर ठप है। तो लोग जो है बिजली पानी की गुल है काफी ज्यादा जिलों में, जिसमें कि चंबा है, मंडी है, कुल्लू है, तो लोग काफी ज्यादा प्रभावित है। आम जनता त्रस्त है और सड़कों की स्थिति की वजह से जो सड़कों पर वाहन है, करीब 300 से ज्यादा माल वाहक वाहन नेशनल हाईवे चंडीगढ़ मनाली में इस समय फंसे हुए हैं, जिसमें जो लोडेड गाड़ियां हैं, मालवाहक वाहन है, उसमें सेब के बहुत सारी ऐसी गाड़ियां हैं जिसमें सेब मंडियों तक पहुंचाने के लिए किसानों बागवानों द्वारा भेजा गया, जो कि मंडियों तक ना पहुंचकर सड़कों में पिछले 3-4 दिनों से खड़ा है, जो कि सड़ने की स्थिति में आ गया है। उसके अलावा कुछ जो चीजें हैं, जो एसेंशियल चीजें कुल्लू मनाली की तरफ और लाहौल स्पीति की तरफ जारी थी, वो भी ट्रकों में ही सारा सामान पड़ा है। उसमें भी सब्जियां वगैरह है जो कि सड़ने की स्थिति में पहुंच गई है। तो जीवन जो है इस समय अस्त व्यस्त है पूरे हिमाचल प्रदेश में, और खासतौर पर जो कांगड़ा का फतेहपुर और मंडग्राम का जो एरिया है, वहां पर जलस्तर काफी ज्यादा बढ़ गया है, क्योंकि नदियां नाले सभी उफान पर है। तो रावी नदी चंबा में बहुत ज्यादा उफान पर है। वहां पर 9 जो मकान थे वो ताश के पत्तों की तरह पिछले कल बिखर कर रावी नदी में समा गए और करीब करीब इसके आसपास 50 घरों को अभी खतरा जो है वो बना हुआ है। जो फतेहपुर मंडग्राम की जो मैं बात कर रही हूँ, वहां पर 800 के करीब लोगों को एनडीआरएफ ने अभी तक रेस्क्यू कर लिया है। पानी का जलस्तर आज भी काफी ज्यादा बढ़ा हुआ है। हालांकि वहां पर डैम के जो गेट्स थे वो खोले जाने थे और 1 लाख के करीब जो क्यूसिक पानी है वो छोड़ा जाना था, लेकिन अब प्रशासन ने इसे रोक दिया है, क्योंकि वहां पर जो रिटेनिंग वॉल लगाई गई है वो काफी कमजोर है। उसे देखते हुए प्रशासन ने इसे रोकने का फैसला लिया है। हालांकि ये पानी छोड़ा जाएगा, लेकिन शाम तक उस वॉल को और स्ट्रॉन्गर करने की कोशिश प्रशासन द्वारा की जा रही है, ताकि जब पानी छोड़ा जाए तो कम से कम नुकसान जो है आगे वाले एरियाज में हो। बिल्कुल प्रियंका, हम आपसे लगातार बातचीत करेंगे, लेकिन फिलहाल गुरमीत भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। गुरमीत से इस वक्त का अपडेट ले लेते हैं। गुरमीत, क्या कुछ स्थिति आपके इलाके में नजर आ रही है? जिस तरह से कई जगह से लोगों को रेस्क्यू करने की खबर आ रही है, तो इस वक्त ग्राउंड जीरो पे हालात कैसे हैं? ये बाढ़ और बारिश का कहर जिस तरह से जारी है, प्रशासन की ओर से आम जन तक राहत पहुंचाने को लेकर किस तरह की इस वक्त एक्शन नजर आ रहा है? जया, सबसे पहले मैं आपको दर्शकों को बता दूं कि इस समय हम पंजाब के गुरदासपुर के डेरा बाबा नानक इलाके के गांव हरदोवाल में मौजूद हैं और सबसे पहली तस्वीर मैं अपने पीछे दिखाना चाहूंगा। इस जगह पर हम सुबह तकरीबन 9 साढ़े 9 बजे पहुंचे थे। जल स्तर बहुत कम था और अब आप तस्वीर में देखिए कि कहीं भी आपको फसल तो नजर ही नहीं आ रही है और तकरीबन 5 फुट तक ये पानी पहुंच चुका है और ये जलस्तर लगातार सुबह से बढ़ता जा रहा है और जलस्तर इतनी तेजी से बढ़ रहा है कि लोगों का कहना है कि अगले कुछ घंटे में 3 से 4 घंटे में ऐसा हो सकता है कि यहां पर पानी पहुंचे। और यहां के स्थानीय लोगों ने हमें खुद आकर कहा है कि आप यहां से सुरक्षित अगले 2-3 घंटे में निकल जाएं। एक दूसरी तस्वीर यहां से आपको दिखाना चाहूंगा। सामने रेल की पटरी है, बिल्कुल सामने जा रही है, ये थोड़ा ऊंचाई पर है। गांव वालों का यह कहना है कि इस इलाके में अगर पानी और ज्यादा स्तर बढ़ता है तो रेल की जो पटरी है, जहां पर थोड़ी सी ऊंचाई है, वो पूरी चीज जो एक ऊंचाई वाला एक वो पिलर बना हुआ है, वो पानी को रोकेगा और यहां पर पानी जमा होगा बहुत तेजी से। इसलिए आज की रात जो
जो है वो काफी क्रिटिकल इस गांव के लिए रहने वाली है। और जिस जगह पर मैं मौजूद हूं यहां पर बता दूं कि थोड़ी थोड़ी देर में आर्मी के चॉपर्स भी जा रहे हैं, क्योंकि पास के इलाकों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार चल रहा है। इंडियन आर्मी, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, प्रशासन की टीमें लगातार लगी हुई हैं। और अब से कुछ देर पहले जो हमें इनपुट मिला है वो मिला है खोदेबेट गांव जो कि गुरदासपुर में मौजूद है। वहां पर एक महिला अपने भाई के साथ गुरुद्वारा साहिब में गई थी और जब वहां से वापस आ रही थी तो वो पानी का स्तर उसे लगा कि शायद इतना ज्यादा नहीं है, मगर उसका पैर फिसला और वो पानी में बह गई। भाई को बचा लिया गया मगर वो 45 वर्षीय महिला पानी में डूब गई, जिसकी वजह से उसकी जान चली गई। इसके साथ ही गुरदासपुर में मकौड़ा पत्तन इलाका है जिसमें तकरीबन 7 गांव हैं, वो बिल्कुल डिस्कनेक्ट हो गए हैं और पानी का स्तर वहां पर लगातार बढ़ता ही जा रहा है। जब से रावी नदी, ब्यास नदी, सतलुज नदी में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है, अलग अलग डैमों की ओर से डैमों में पानी छोड़ा जा रहा है और जो ये पानी छोड़ा जा रहा है इसकी वजह से गुरदासपुर और डेरा बाबा नानक के गांव में लगातार जलस्तर बढ़ रहा है और लोगों के लिए समस्याएं खड़ी हो रही हैं, क्योंकि यहां पर जितने भी लोग हैं, आप इस तरफ में अपने कैमरा पर्सन को रिक्वेस्ट करूंगा कि आपको एक बार तस्वीर दिखाएं कि ये अभी खेत हैं और खेत के बिल्कुल सामने घर शुरू हो रहे हैं, रिहायशी इलाका शुरू हो रहा है। अब ये जो सबसे पहला घर है इसके अंदर रहने वाले लोगों का ये कहना है कि आज की रात हमारे लिए काफी क्रिटिकल रहने वाली है, क्योंकि अगर ये जलस्तर बढ़ा तो घर के अंदर पानी आएगा। ना सिर्फ इस घर में पानी आएगा बल्कि पूरे गांव के घरों में पानी धीरे धीरे भर जाएगा। तो ये तस्वीर जो है गुरदासपुर में डेरा बाबा नानक में फिलहाल देखी जा रही है गांव के अंदर जमीनी स्तर पर। और ये हरदोवाल गांव में इस समय मैं खड़ा हूं। यदि कलानौर की आप बात करें, अब से कुछ देर पहले आपने बताया केरला इंटरनेशनल स्कूल में वहां पर 30 से 40 मजदूर फंसे थे जिन्हें एनडीआरएफ के द्वारा बचा लिया गया है। वहीं दूसरी तरफ फाजिल्का और फिरोजपुर में लगातार कंडीशन फिलहाल वैसी बनी हुई है। फाजिल्का में तकरीबन 20 से 25 गांव हैं जिनमें लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है। लोगों को जो भी उन गांवों में रह रहे थे सेफर लोकेशन में ले जाया गया है। इसी तरह से फिरोजपुर में भी बड़े स्तर पर गांव हैं जहां पर पानी पहुंचा है और जलस्तर कम नहीं है, 1 या 2 फुट का नहीं है बल्कि वो जलस्तर ज्यादा है। तो इसलिए आज मुख्यमंत्री भगवंत मान भी फिरोजपुर में पहुंच रहे हैं, बाढ़ प्रभावित इलाकों का दौरा कर रहे हैं। अब अगर बात करें कि स्पेसिफिकली पठानकोट की, वो भी वर्स्ट अफेक्टेड एरिया है। पठानकोट में जम्मू पठानकोट जालंधर हाईवे जो है वो पूरी तरह से कल बंद हो गया था, मगर आज किसी तरह से प्रशासन ने उसका एक साइड जो है वो खुलवाया है। एक साइड मिट्टी में धंस गया और एक साइड नेशनल हाईवे का फिलहाल चलना शुरू हो गया है। सुजानपुर से थोड़ी राहत की खबर मिली है, गांव में जलस्तर बढ़ा था मगर वो जलस्तर फिलहाल कम हुआ है। मगर तारागढ़ में लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है क्योंकि वहां पर अभी भी पानी का जलस्तर जो है वो ज्यादा है। इसके साथ ही ओवरऑल अगर पंजाब की 3 नदियों के बारे में बात करें, जलस्तर ज्यादा है नदियों में, इस वजह से अलग अलग डैमों से पानी छोड़ा जा रहा है। भाखड़ा डैम से अगर रिसेंटली अब से कुछ घंटों पहले 4 फ्लड गेट खोले गए हैं 4-4 फुट के, जिनसे माना जा रहा है कि बड़े स्तर पर पानी किसानों के खेतों तक आएगा और हजारों एकड़ फसल जो है वो तबाह हो चुकी है और किसान फिलहाल प्रशासन से और सरकार से उम्मीद लगाए बैठे हैं मुआवजे को लेकर। बिल्कुल, तो बहुत ही खराब स्थिति इस वक्त पंजाब में जिस तरह से गुरमीत बता रहे हैं। प्रियंका हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। प्रियंका, जिस तरह से आपने बताया कि लगातार हाईवे पे अभी भी हजारों ट्रक अटके हुए हैं, लोग वहां पर टनल्स में पनाह लिए हुए हैं, किस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त आगे बढ़ रहा है और आईएमडी की तरफ से या प्रशासन की तरफ से किस तरह से अब अगले 24 घंटों के लिए अलर्ट जारी किया गया है? जहां तक बात रेस्क्यू ऑपरेशन की है तो रेस्क्यू ऑपरेशन प्रशासन की तरफ से भी और एनडीआरएफ की टीमें जो है वो जहां जहां जलस्तर बढ़ रहा है, हालांकि पहले ही प्रशासन जो है वो लोगों को जगह खाली कराने के लिए पहले ही एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा उन्हें हिदायत दे दी गई है, लेकिन उसके बाद भी कुछ लोग जो है वो खाली नहीं कर रहे हैं। तो उनको एनडीआरएफ की मदद से जो है जलस्तर बढ़ने के बाद रेस्क्यू किया गया है। और प्रशासन की तरफ से ये कहा गया है कि जो राजस्व मंत्री है हिमाचल प्रदेश की जगत सिंह नेगी, उन्होंने ये कहा है कि हिमाचल प्रदेश में करीब 2000 से ज्यादा इस समय पर्यटक और मणिमहेश यात्री जो है वो जगह जगह फंसे
फंसे हुए हैं। तो उन्होंने ये कहा है कि इन तमाम लोगों को कोशिश की जाएगी कि हेलीकॉप्टर की मदद से सही और सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाया जा सके। हालांकि सड़कों पर अभी लोग नहीं है, जो लोग है स्पेशली मालवाहक वाहनों में वो भी कहीं ना कहीं टनलों में शरण लिए हुए हैं, वो लोग काफी परेशान हैं। लेकिन जो कुल्लू और मंडी के लिए कोटला के थ्रू जो है मार्ग बहाल किया गया है। अब उम्मीद ये जताई जा रही है कि जो लोग फंसे हुए हैं वो लोग वहां से छोटी गाड़ियों के माध्यम से आ जाएंगे, क्योंकि कुल्लू मनाली जो चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हुआ है। कैंची मोड़ के पास पूरा का पूरा सड़क जो है वो ब्यास नदी में समा गया है। उसके बाद बनाला के पास भी पूरी पहाड़ी गिर गई, उसे तो थ्रू कर दिया गया है, लेकिन हाईवे के अभी फिलहाल ठीक होने के हालात नजर नहीं आ रहे, क्योंकि पूरी की पूरी सड़क जो ब्यास नदी में बही है, अब उसके लिए जो है एक दूसरा मार्ग इजाद करना होगा। लेकिन कुल्लू से मंडी जो मार्ग बहाली की गई है कोटला की तरफ से, उसमें कोशिश की जा रही है कि जो लोग हैं वो वहां से आए, क्योंकि एक एक घंटे के लिए ये मार्ग जो है दोनों तरफ से खोला गया है। प्रशासन काफी सजग है, कोशिश ये की जा रही है कि ज्यादा से ज्यादा जो लोग हैं उन तक खाने पीने की वस्तुएं समय पर पहुंचे। जो लोग अभी सुरक्षित स्थानों पर नहीं पहुंचे हैं उन तक तमाम सुविधाएं जो है वो पैदल पहुंचकर भी एनडीआरएफ के जवान भी पहुंचा रहे हैं। प्रशासन की तरफ से खासकर मंदिर, ऐसी काफी संस्थाएं हैं, मंदिर की कमेटीज है जो लोगों की इस समय मदद कर रही है। और जहां तक अलर्ट की बात है तो आज और कल येलो अलर्ट प्रशासन की तरफ से 5 जिलों के लिए आज अलर्ट घोषित किया गया है, जिसमें ऊना है, हमीरपुर है, शिमला, सोलन, शिमला, सिरमौर और मंडी है। और कल कांगड़ा और बिलासपुर के लिए भी इन 5 जिलों के अलावा येलो अलर्ट जो है वो मौसम विभाग की तरफ से जारी किया गया है। और आने वाले दिनों में एक के बाद फिर से मानसून की भारी वर्षा जो है वो प्रदेश में होने के अंदेशा मौसम विभाग ने फिलहाल जताया है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रियंका और गुरमीत फिलहाल इस जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। तो यकीनन बारिश ने इस वक्त काफी हाल बेहाल कर दिया है। और अगर हम बात करें जम्मू कश्मीर की, तो लगातार 3 दिनों की भारी बारिश के बाद जम्मू कश्मीर में आज मौसम थोड़ा बेहतर है, जनजीवन थोड़ा सामान्य हो रहा है। बाढ़ और भूस्खलन ने जम्मू कश्मीर में काफी तबाही मचाई, हजारों लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। स्कूल और कॉलेज आज भी बंद रहेंगे, कॉल और इंटरनेट सर्विस बहाल हो गई हैं। हालांकि बिजली और पानी की समस्या अभी भी कई स्थानों पर बनी हुई है। प्रशासन ने कहा है कि वे सुविधाओं को बहाल करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। इससे पहले कल उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने भी जम्मू के हालात की समीक्षा की और अधिकारियों को जरूरी निर्देश दिए। तो थोड़ी राहत यहाँ पर जम्मू कश्मीर में जरूर अभी मिली है लोगों को। जम्मू कश्मीर में भारी बारिश से आई आपदा का प्रकोप धीरे धीरे कम हो रहा है। आज झेलम नदी का जलस्तर घटा हुआ दर्ज किया गया है। नदी का जलस्तर धीरे धीरे कम हो रहा है और ये सामान्य स्थिति में आ रहा है। नदी के आसपास के इलाकों में बसे लोगों के लिए ये खबर राहत लेकर आई है। जम्मू कश्मीर पिछले कुछ दिनों से लगातार भारी बारिश वहां पर हुई है, जिसके बाद नदियां उफान पर पहुंच गईं। तो नदी के पास बसे लोगों को अभी फिलहाल थोड़ी राहत मिली है। जम्मू में स्थित माता वैष्णो देवी यात्रा अस्थायी रूप से रोक दी गई है। मार्ग पर भूस्खलन, पुल ढहने और भारी बारिश के कारण ये फैसला लिया गया है। वहीं तवी नदी में बढ़ता जलस्तर और तेज बहाव भी परेशानी का कारण बना हुआ है। प्रशासन के अनुसार ये कदम लोगों की सुरक्षा के लिए उठाया गया है। वहीं माता वैष्णो देवी की यात्रा पर आए श्रद्धालु चिंतित और दर्शन न कर पाने की वजह से काफी मायूस हैं। तो यहाँ पर प्रशासन ने श्रद्धालुओं के हित में ये फैसला लिया है और जो वैष्णो देवी की यात्रा है अभी अस्थायी रूप से स्थगित कर दी गई है। तो लगातार हो रही भारी बारिश और भूस्खलन के बाद से बड़ी संख्या में पर्यटक जम्मू कश्मीर में फंसे हुए हैं। रेलवे ने ऐसे पर्यटकों के लिए विशेष ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। ये विशेष ट्रेन आज सुबह 11:30 बजे जम्मू रेलवे स्टेशन से दिल्ली के लिए रवाना होगी। वहीं आपातकालीन स्थिति के लिए रेलवे ने 2 फोन नंबर भी साझा किए हैं। ये फोन नंबर है 0191-257-1912, 0191, दूसरा नंबर है 257-1616। तो ये 2 नंबर यहाँ पर जारी किए गए हैं जिसके जरिए आप जानकारी ले सकते हैं। इस वक्त आपके टेलीविजन स्क्रीन पर भी आप इन नंबर्स को देख सकते हैं। तो 0191। और केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह ने जम्मू कश्मीर के हालात पर अपडेट दिया है। केंद्रीय मंत्री ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर लिखा, मौसम विभाग की ओर से आश्वस्त करने वाली रिपोर्ट आई है। जम्मू और कश्मीर के कल के खराब मौसम में आज सुधार हुआ है। आईएमडी ने आज और कल के मौसम के लिए रेड अलर्ट की चेतावनी को येलो अलर्ट कर दिया है। वहीं आज और कल जम्मू, उधमपुर और डोडा के केवल 1 या 2 स्थानों पर भारी वर्षा होने की संभावना है। 29 अगस्त को पूरे जम्मू और कश्मीर के मौसम में और सुधार आने की संभावना
भी है। तो यहाँ पर थोड़ी हालात में सुधार हुआ है, स्थिति थोड़ी बेहतर हुई है क्योंकि जम्मू कश्मीर के मौसम में सुधार हुआ है। और यहाँ पर डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने इस पूरी स्थिति पर अपडेट भी जारी किया है। मिड प्राइम में फिलहाल रुकूंगी एक छोटे से ब्रेक के लिए, आप बने रहिए हमारे साथ। दादू दादू, ये प्रीमियम क्या होता है? बेटा प्रीमियम मतलब समझ लो पेट्रोल। जब तक कार में पेट्रोल है तब तक कार चलेगी, पेट्रोल खत्म कार स्टॉप। बट पापा, इस बार पेट्रोल खत्म होने पर भी कार चलती रहेगी। वो कैसे? LIC के जीवन लाभ में प्रीमियम पेमेंट हो जाए स्टॉप, पर पॉलिसी के फायदे चलते रहते हैं। मतलब अब लाइफ की गाड़ी चलेगी नॉन स्टॉप। LIC हर पल आपके साथ। इसमें है फौलादी ताकत, ये कड़े इम्तिहानों से नहीं डरता, इसे सालों का तजुर्बा है। इसलिए मैं भी सूर्या पाइप्स का फैन हूँ। देश की तरक्की के सच्चे साथी। सूर्या है तो भरोसा है। और दुनिया भर में चल रही आर्थिक अनिश्चितताओं के और व्यापारिक तनावों के बीच भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छी खबर आई है। जानी मानी कंसल्टिंग कंपनी अर्नेस्ट एंड यंग की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत आने वाले वर्षों में वैश्विक आर्थिक मंच पर अपनी स्थिति और भी मजबूत कर सकता है। IMF के अनुमानों पर आधारित इस रिपोर्ट में कहा गया है कि क्रय शक्ति समता के आधार पर भारत की अर्थव्यवस्था 2030 तक $20.7 ट्रिलियन के स्तर पर पहुंच जाएगी। इतना ही नहीं, 2038 तक भारत के $34.2 ट्रिलियन के सकल घरेलू उत्पाद यानी कि GDP के साथ दूसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में उभरने की संभावना है। इस दौरान भारत अमेरिका, जर्मनी और जापान जैसी बड़ी अर्थव्यवस्थाओं से आगे निकल जाएगा। रिपोर्ट बताती है कि भारत के पास युवा और कुशल कार्यबल, उच्च बचत दर और स्थिर राजकोषीय दृष्टिकोण जैसी मजबूतियां हैं जो वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच भी विकास दर को बनाए रखने में मदद करेंगी। दूसरी ओर चीन की अर्थव्यवस्था 2030 तक $42.2 ट्रिलियन के साथ सबसे आगे रहेगी, लेकिन वहां की वृद्ध होती जनसंख्या और बढ़ता कर्ज बड़ी चुनौतियां हैं। अमेरिका को भी 120% से अधिक ऋण से GDP अनुपात और धीमी विकास दर का सामना करना पड़ रहा है। तो अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट ने जताया है भारत पर विश्वास। तो आत्मनिर्भर भारत पर टैरिफ बेअसर, ये इस वक्त की अहम खबर है। भारत आज हर चुनौती का सामना करने में सक्षम है। दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती और मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है भारत। मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक्स नींव जो है इसकी मुख्य, तो दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था है। आत्मनिर्भर भारत जिस तरह से मजबूती से आगे बढ़ रहा है इस वक्त विश्व में, वो इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण पेश करती है। मजबूत माइक्रो इकोनॉमिक नींव जो दर्ज की गई है, जिस तरह से अपनी नींव पर काम किया है, और S&P ने 18 साल बाद जो रेटिंग अपग्रेड की है, ये भी आज दुनिया देख रही है। घरेलू खपत की बात करें तो उस पर आधारित है भारत की अर्थव्यवस्था, यानी कि बहुत बड़ा बाजार है आज भारत। घरेलू खपत से GDP का 60% हिस्सा यहां पर आता है। GST सुधार की बात करें तो 5.31 लाख करोड़ की खपत है जो कि यहां पर बढ़ी है। मोदी सरकार के नेक्स्ट जेन सुधार यहां पर उसकी शुरुआत हुई है जो आज पूरा विश्व देख रहा है। लॉजिस्टिक्स डिजिटल की अगर हम बात करें तो यहां भी भारत ने श्रम कैपिटल सुधारों पर फोकस करते हुए आगे तेज कदम के साथ बढ़ रहा है। राज्यों में सुधार के लिए उच्च स्तरीय समितियां गठित की गई हैं और इस रिसर्च का और इस काम का असर आज जमीन पर नजर आ रहा है। UK FTA साइन हुआ, EU, आसियान, EAU बातचीत भी जारी है। कैसे वैश्विक मंच पर अहम समझौते हुए हैं भारत और विभिन्न देशों के साथ, वो भी भारत की इस विजय गाथा का प्रमाण है। चीन के साथ $161 अरब का अप्रयुक्त निर्यात के अवसर भी यहां पर हैं। सुधार और व्यापार विविधीकरण से भी हमारी आत्मनिर्भरता यहां पर
बढ़ रही है। तो डॉक्टर चरण सिंह, अर्थशास्त्री और सीईओ एग्रो, इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं। आइए उनसे चर्चा करते हैं किस तरह से आत्मनिर्भर भारत जो आगे बढ़ रहा है और सफलता की नई इबारत लिख रहा है, इसकी एक झलक इस तरह से हमने ग्राफिक्स में जरूर समझाई। आपसे जानना चाहेंगे सर, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने ये भी कहा अभी हाल ही में अपने एक भाषण में कि जितना दबाव बढ़ता है भारत पर, वो उतने ही फोर्स के साथ, जोश के साथ ऊपर आता है। आज विश्व के तमाम देशों के लिए एक बहुत बड़े बाजार के रूप में, अवसर के रूप में भारत उभर रहा है। किस तरह से देखते हैं जो मौजूदा टैरिफ वॉर के सामने बेअसर नजर आती है ये भारत की जो आत्मनिर्भर होती इकोनॉमी है? एक बात तो दुरुस्त प्रधानमंत्री जी ने कही, जितना भी दबाव हमारे देश पे आता है उतना ही हम लोग सामने उभर कर बढ़कर आगे आ जाते हैं। इतने ज्यादा दुनिया भर में मुसीबतें आई, 2008 का जो ग्लोबल फाइनेंशियल क्राइसिस हुआ, कोविड हुआ, उसके बाद रशिया यूक्रेन वॉर हुई, पूरी दुनिया में उनकी अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, हमारे यहाँ तो नहीं लड़खड़ाई। तो उसका एक कारण, मूल कारण ये है कि हमारी जो पॉलिसीज चल रही हैं वो बहुत दृढ़ पॉलिसीज चल रही है और बहुत अच्छी पॉलिसीज चल रही है। जो 2008 का क्राइसिस हुआ उसमें रिजर्व बैंक ने जिस तरीके फाइनेंशियल सेक्टर को संभाला हुआ था वो सामने से आया। जब कोविड हुआ उस टाइम पे जिस तरीके की नीतियां आई दुनिया भर की, उसके बाद जैसे अर्थव्यवस्था लड़खड़ाई, हमारे यहाँ पर जिस तरीके का स्टिमुलस दिया गया कोविड के दौरान, हम इस समय पे दुनिया की सबसे तेज गति की अर्थव्यवस्था है और जिस गति से हम आगे बढ़ रहे हैं 6.5-7% से, वो सबको दिख रहा है और उसी कारण रेटिंग एजेंसीज भी हमें अच्छी इंप्रूवमेंट दे रही हैं, अच्छी उसके रेटिंग्स दे रही हैं। जहाँ तक देश का सवाल है, इस टाइम पे हमारी संख्या सबसे ज़्यादा है दुनिया में और हमारे यहाँ युवा सबसे ज़्यादा है, डेमोग्राफिक डिविडेंड जिसको कहते हैं। उसका मतलब ये है कि मार्केट बहुत स्ट्रांग है, डिमांड बहुत स्ट्रांग है, कंजम्पशन लेवल्स बहुत हाई है। जैसे आपने अपने आंकड़े अभी भी बताए तो 60% के करीब हमारी कंजम्पशन चल रही है। इन्वेस्टमेंट हमारी 30% चल रही है दुनिया के सबसे आगे, और इन्वेस्टमेंट जो होती है वो फ्यूचरिस्टिक होती है। सरकार ने भी जिस तरीके कैपिटल एक्सपेंडिचर बढ़ाया और जिस तरीके हमारे पास फिस्कल स्पेस पड़ी हुई है, डेट टू जीडीपी रेशियो जिसको कहते हैं, वो हमारे यहाँ ठीक है 70 और 75 के बीच चल रही है, पर दुनिया भर में 100 से ऊपर जा रही है। तो हमारे पास फिस्कल स्पेस भी है। जहाँ तक मॉनेटरी पॉलिसी का सवाल है, यहाँ पर इन्फ्लेशन एकदम कंट्रोल में है, जहाँ बाहर काफी ज्यादा मुसीबत है और उनके इंटरेस्ट रेट्स को समझ ही नहीं आ रहा है नीचे करना है कि कहाँ उसको लेके जाना है। तो मॉनेटरी सिचुएशन, फिस्कल सिचुएशन, इन्वेस्टमेंट, ग्रोथ रेट एकदम मजबूती से चल रहा है। अब जहां तक आपने टैरिफ की बात करी, तो आपको पता है कि करीब 20% हमारी टोटल जीडीपी टैरिफ के ऊपर है और जो हमारा टैरिफ जो अमेरिका को हम एक्सपोर्ट करते हैं तो वो करीब 1/5 ऑफ करीब 90 बिलियन यूएस डॉलर्स है। उसमें से ये टैरिफ की जो स्थिति पैदा हुई है वो करीब 50-55 यूएस बिलियन डॉलर्स पे आएगी। अब जिस तरीके से ये टैरिफ अनाउंस किए गए, और हमें ये नहीं कि तैयारी नहीं थी, हम लोग तैयार थे, 25% तो हम बिल्कुल ही तैयार थे। अब क्योंकि रशिया से हम तेल आयात कर रहे हैं और उस पर थोड़ी नाराजगी जताई जा रही है, तो 25% और हमारे ऊपर डाल दिया गया है 27 अगस्त से। तो प्रेशर तो है, पर आप एक चीज मन में रखिए कि सारे प्रेशर के बावजूद, इस प्रेशर के बावजूद रेटिंग एजेंसीज और IMF और वर्ल्ड बैंक हमारे ग्रोथ में कोई डेंट नहीं दे रहा है। बिल्कुल, जो SBI की रिपोर्ट आई है सर, किस तरह से देखते हैं? SBI की रिपोर्ट यहाँ पर आई है, अर्नेस्ट एंड यंग की रिपोर्ट भी यहाँ पर आई है, उनको किस तरह से देखते हैं? जिस तरह से हमारी अर्थव्यवस्था में जो रेजिलियंस दिख रहा है, जो लचीली अर्थव्यवस्था है, और इस वक्त जिस तरह से प्रधानमंत्री भारत से यहाँ पे जापान और चीन की यात्रा पर भी गए हैं, जिसमें व्यापार एक अहम कड़ी होगा, उस लिहाज से किस तरह से आप देखते हैं इसे? बिल्कुल, आपने EY की रिपोर्ट थोड़ी बहुत डिस्कस भी की है और SBI की भी रिपोर्ट है। सारी रिपोर्ट्स एकदम क्लियरली दिखा रही हैं कि देश में अर्थव्यवस्था एकदम मजबूती से चल रही है। और हाँ, टैरिफ का थोड़ा सा झटका जैसे लगेगा, पर कोई नॉकआउट नहीं है, झटका है, हम भी जानते हैं। उससे थोड़ा सा फर्क GDP पे हल्का सा आ सकता है, एम्प्लॉयमेंट पे आ सकता है, MSMEs पे थोड़ा आ सकता है, टेक्सटाइल्स, अपरेल्स, लेदर गुड्स, केमिकल्स, इन सब पे थोड़ा इम्पैक्ट है।
पर ये इम्पैक्ट ऐसा नहीं है कि हम लोग को हमारी ग्रोथ को डेंट पहुंचाए। तो उसके लिए फिस्कल पॉलिसीज हैं, मॉनेटरी पॉलिसी, हम लोग क्रेडिट दे सकते हैं उस सेक्टर में जहाँ पर थोड़ी सी हमें लगता है कि आज आ रही है। फिस्कल पॉलिसी में हम लोग फिर कुछ गारंटीज दे सकते हैं। हो सकता है थोड़ा फिस्कल डेफिसिट बढ़ेगा, पर हमारे पास फिस्कल स्पेस पड़ी हुई है। तो इसलिए मुझे लग नहीं रहा है कि किसी भी तरीके से हमें घबराने की जरूरत। इसके अलावा हाँ, एक बात है, हमारे क्योंकि 50% इन्होंने ड्यूटी हमारे पे लगा रखी है टैरिफ की, तो कुछ हद तक वियतनाम है, बांग्लादेश है, इक्वेडर है, अलग अलग जो इनकी कमोडिटीज हैं उनसे इनको फायदा हो सकता है। पर जहाँ तक मेरा सवाल है, मैं फील करता हूँ कि जिस तरीके की फॉरेन पॉलिसी, अच्छी फॉरेन पॉलिसी चली है, वर्सेटाइल, फ्लेक्सिबल और मैलिएबल फॉरेन पॉलिसी चली है, तो रशिया की जो नाराजगी अमेरिका को है वो अपने आप में भी सुलझ सकती है। तो जैसी सुलझेगी आप देखेंगे वो 25% का जो प्रेशर है वो तो साइड में हो जाएगा। अगर रहेगा भी तो हम लोगों ने हमेशा अपॉर्चुनिटीज ढूंढी हैं अच्छी ग्रोथ करने के लिए, अच्छे रिफॉर्म्स लाने के लिए। हम लोग ला सकते हैं। अभी हम लोग 40 कंट्रीज में एक्सपोर्ट कर रहे हैं, पर जिस तरीके ऑपरेशन सिंदूर के बाद हमारे यहाँ से डेलीगेशंस गई, तो हम उन कंट्रीज में इकोनॉमिक रिलेशंस और भी बढ़ा सकते हैं। हम अपने ग्लोबल साउथ जो हमने G20 की प्रेसिडेंसी में नर्चर किया, उनके साथ भी हम अपनी ग्रोथ बढ़ा सकते हैं, डाइवर्सिफाई कर सकते हैं। तो जब हम ये सब डाइवर्सिफाई करेंगे तो मुझे तो लगता है 6.5 की जगह हम 7-7.5% पे भी ग्रोथ पे पहुंच सकते हैं। सप्लाई साइड, जो सप्लाई चेन्स हैं, हम उनको इम्प्रूव कर सकते हैं। जो FTAs की बात हो रही थी, आपने भी मेंशन किया, और FTAs यूरोप के साथ, यूके के साथ, अभी आप हाल में देखिए कि यूके के साथ हमारी एग्रीमेंट हुई है, उसका भी तो असर दिखेगा। तो मुझे तो लगता है ग्रोथ ओरिएंटेड होगा। अब एक चीज जरूर है कि जब टैरिफ्स लगते हैं थोड़ा कॉस्ट का हमें ख्याल रखना है, पर रीफाइनेंसिंग कॉस्ट और फंडिंग कॉस्ट में हम लोग सेक्टोरल अप्रोच, लेजर बीम के साथ उस सेक्टर में जहां पर लगता है थोड़ा प्रेशर आ रहा है, जिस तरीके जेम्स एंड ज्वेलरी में आ सकता है, लेदर में आ सकता है, श्रिम्प्स में आ सकता है, उनको थोड़ा फिस्कल कंसेशन भी दे सकते हैं, उनको मॉनेटरी पॉलिसी सपोर्ट भी दे सकते हैं। तो इस तरीके अगर हम सेक्टोरल जाए, और एक चीज और मन में रखिए कि GST रिफॉर्म्स प्रधानमंत्री जी ने उस दिन रेडफोर्ट से कहा भी था, तो GST रिफॉर्म्स भी हो ही रहे हैं, तो उससे फिर मुझे लगता है एक्सपोर्टर्स, मैन्युफैक्चरर्स, MSMEs को सबको एक अच्छा प्रभाव मिलेगा और अच्छी इंसेंटिव मिलेगा। इन सारी चीजों को मद्देनजर रखते हुए मुझे लग नहीं रहा है कि कुछ ज्यादा टेंशन की हमारे पे या कोई आपत्ति हमारे पे इन टैरिफ से आई। जी, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर चरण सिंह हमसे हमारे साथ जुड़ने के लिए, मिड डे प्राइम में इन तमाम मुद्दों पर चर्चा करने के लिए कि किस तरह से यहाँ पर साफ तौर पर उड़ता पड़ता नजर आएगा ट्रंप का ये दाव, क्योंकि आत्मनिर्भर भारत जिस गति से आगे बढ़ रहा है, जिस तरह से विभिन्न नीतियों और योजना का असर अब ग्राउंड जीरो पर नजर आ रहा है, जिस तरह से हमारा व्यापार इस वक्त डाइवर्सिफाई कर रहा है, यकीनन आज भारत सबसे तेजी से बढ़ती अर्थव्यवस्था में से एक है। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। भारत में आज लगभग हर व्यक्ति का बैंक खाता होना आम बात है, लेकिन आजादी के 65 साल बाद भी लगभग एक दशक पहले तक देश के करीब आधे परिवारों के लिए बैंकिंग सेवाओं तक पहुंचना एक सपना था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर 28 अगस्त 2014 को दुनिया के सबसे बड़े वित्तीय समावेशन की योजना की शुरुआत हुई, जिसने शानदार 11 साल पूरे कर लिए हैं। देखिए संवाददाता अजय मिश्र की एक खास रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में 2014 में शुरू की गई विश्व की सबसे बड़ी वित्तीय समावेशन योजना प्रधानमंत्री जन धन योजना एक क्रांतिकारी बदलाव साबित हुई है। 28 अगस्त 2025 को इस योजना ने अपने शानदार 11 वर्ष पूरे कर लिए हैं। इस योजना ने देश के करोड़ों लोगों, खासतौर पर महिलाओं, युवाओं और हाशिए पर पड़े समुदायों को देश की आर्थिक मुख्यधारा में शामिल कर सम्मानजनक जीवन प्रदान किया है। जनधन खाता ने आधार और मोबाइल के साथ मिलकर एक ऐसे इकोसिस्टम का निर्माण किया है जिसकी वजह से सरकार और लाभार्थियों के बीच की दूरी ना के बराबर हो गई है। साल 2014 में लाल किले के प्राचीर से पीएम मोदी ने इस योजना की घोषणा की थी और 11 साल बाद एक बार फिर से
उन्होंने इन खातों के KYC प्रक्रिया को पूरा करने के लिए जनता का आह्वान किया है, जिसके लिए बैंकों ने भी 1 जुलाई से विशेष अभियान चलाया है। ये योजनाएं आपकी बहुत मदद करती है, इसलिए बैंकों ने जो जितना बड़ा अभियान चलाया है, आप इसका बहुत फायदा लीजिए। पूरे देश के लोगों से मैं कहता हूं, आप इन कैंपों में जरूर जाइए। अब अगर आप अब तक इन योजनाओं से नहीं जुड़े हैं तो उनके लिए रजिस्ट्रेशन करवाइए। अभी तक जनधन योजना के तहत करीब 56 करोड़ खाते खोले गए। इन खातों में 67% गांवों और अर्ध शहरी क्षेत्रों में खोले गए। महिला खाता धारकों की संख्या 30 करोड़ यानी 55% से ज्यादा है। इन खातों में जमा राशि 2.63 लाख करोड़ रुपए को पार कर गई है। ग्लोबल फिनटेक्स 2025 के मुताबिक देश में 90% लोगों का बैंक खाता है। साल 2011 में यह आंकड़ा केवल 35% तक ही सीमित था। विश्व बैंक के मुताबिक भारत ने 6 सालों में वो करके दिखाया जो 47 सालों में पूरा होता। इन खातों के साथ फ्री रुपए कार्ड और 2 लाख रुपए का दुर्घटना बीमा की भी सुविधा मिलती है। 10,000 रुपए के ओवरड्राफ्ट की सुविधा ने कमजोर वर्गों को सशक्त बनाया। प्रधानमंत्री जनधन योजना की सफलता का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि जनधन खातों के माध्यम से अब 321 सरकारी योजनाओं का लाभ सीधे लाभार्थियों तक पहुंच रहा है, जबकि 2013-14 में यह संख्या 28 थी। इनमें आयुष्मान भारत, किसानों के लिए पीएम किसान, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि, फसल बीमा योजना, गरीब कल्याण योजना, पीएम आवास योजना, उज्ज्वला योजना या दीनदयाल अंत्योदय जैसी प्रमुख योजनाएं शामिल हैं। प्रधानमंत्री जनधन योजना महिलाओं के सशक्तिकरण के एक सशक्त माध्यम के रूप में उभरी है, खासकर असंगठित क्षेत्रों में कार्यरत महिलाओं के लिए। पैसा जाए हमारे खाता में आता है, पंचायत लेन देन करी थे सब, और सरकारी को सुविधा हमें बहुत बढ़िया दी। जौन कुछ होता है तो ऐसा काम होता है, पैसा जमा करी थे, निकारी थे। जनधन 0 बैलेंस वाला खाता खोला है, वही से अपन लेन देन करी थे। हमारे गैस के पैसा आवत है, वही से हमारा सारा कारोबार चलता। पहले जो है अकाउंट नहीं था, बहुत दिक्कतें थी किसानों को। अब जब से जो है जनधन योजना चली है, उसमें खाता खुल रहे हैं। पहले सरकार में कोई नहीं फायदा था, लेकिन अब जब से मोदी जी सरकार हुई है तब से तो बहुत फायदा मिला है। जनधन का सफर जन सुरक्षा से होते हुए अब स्वरोजगार के लिए भी मददगार साबित हो रहा है। जनधन योजना ने खाता धारकों को प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना, प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और अटल पेंशन योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा के साथ भी जोड़ा और मुद्रा, रेहड़ी पटरी वालों के लिए पीएम स्वनिधि और स्टैंड अप जैसी लोन की योजनाओं से भी। अपना खाता भाग्य विधाता की टैगलाइन के साथ 11 साल पहले शुरू हुआ ये सफर आज गरीब और मध्यम वर्ग के लिए आर्थिक और सामाजिक सुरक्षा कवच बन गया है। अजय मिश्र की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो जन जन तक पहुंचा विश्वास जनधन योजना के साथ। जब सशक्त हुआ नागरिक तो सशक्त हुआ हमारा राष्ट्र। मिड डे प्राइम में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।